नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम। ये है हमारा सेकंड चैप्टर राजा, किसान और नगर और इसके भी मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 एमसीक्यूज हम करने जा रहे हैं व्याख्या सहित। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न आप है यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 1830 के दशक में जेम्स प्रिंसेप ने किन लिपियों का अर्थ निकाला था? तो आंसर इसका रहेगा ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि। आंसर हमने यहाँ पे लिखा है और जो लिपि थी ना उस लिपि का एक एग्जाम्पल भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे। उन्होंने 1838 के आसपास अशोक के अभिलेखों में इस्तेमाल की गई दो सबसे मुश्किल लिपियों ब्राह्मी और खरोष्ठी को पढ़ने में सफलता हासिल की थी। दूसरा प्रश्न है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुल कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन इसका सी 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है वो इन महाजनपदों का 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है और इनके नाम जो है वो सभी के यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये 16 भारत के महाजनपद। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का जिक्र है, जिनमें मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती जैसे नाम सबसे प्रमुख हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद सबसे शक्तिशाली बनकर के उभरा? गांधार, मगध, अवंती या फिर कुरु? तो इसका सही व्याख्या जो है वो बच्चों राइट आंसर है मगध। और मगध जो है वर्तमान में बिहार में पड़ता है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। इसके पीछे कई कारण थे, जैसे अच्छी खेती, लोहे की खदानें, हथियार बनाने के लिए लोहा जरूरी होता है और गंगा नदी के रास्ते से व्यापार की सुविधा जो है ये इसको महत्वपूर्ण बनाने के प्रमुख आधार थे। चौथा प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य यानी चाणक्य की सहायता से मगध के तत्कालीन शासक घनानंद को हरा करके इसकी स्थापना जो है वो करी थी। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न, इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इंडिका ग्रंथ की रचना जो है वो एक मैगस्थनीज जो था यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर उसका राजदूत था। तो मैगस्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। उसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते हुए इंडिका नामक एक ग्रंथ लिखा था, जिसमें मौर्य प्रशासन की संपूर्ण जानकारी मिलती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र का लेखक किसे माना जाता है? तो अर्थशास्त्र ग्रंथ का लेखक जो है वो चाणक्य या कौटिल्य को माना जाता है। चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री थे, इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की है। यह राजनीति, युद्ध रणनीति और प्रशासन पर लिखी गई एक उत्कृष्ट कृति है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक के अभिलेखों में उसे किस नाम से संबोधित किया गया है? तो अशोक को देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी नाम से संबोधित किया गया है। अशोक के ज्यादातर अभिलेखों में इसकी उपाधि देवनाम प्रिय, जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय, और प्रियदर्शी यानी दिखने में सुंदर मिलती है। मास्की अभिलेख से इसकी पुष्टि होती है और यहाँ पर देख पा रहे हैं ये अशोक स्तंभ का चित्र है। नेक्स्ट है धम्म महामात्र की नियुक्ति किसने की थी? तो धम्म महामात्र की नियुक्ति जो है वो अशोक ने की थी। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए एक विशेष अधिकारियों का समूह नियुक्त किया था, जिन्हें धम्म महामात्र कहा जाता है। उनका काम समाज में नैतिकता फैलाना था। नौवा प्रश्न है कि प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति यानी इलाहाबाद स्तंभ लेख की रचना किसने की थी? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है वो हरिसेन ने की थी। हरिसेन जो कि गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, इन्होंने संस्कृत भाषा में प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किया हुआ है। आप देख पा रहे हैं प्रयाग प्रशस्ति का ये चित्र। ध्यान देना, यहाँ से प्रश्न ये भी बनता है कि प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखा हुआ है? तो ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि जो सोने के सिक्के थे भारत में वो कुषाण शासकों ने जारी किए थे। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय कुषाण शासकों, जिन्होंने प्रथम शताब्दी ईस्वी में जारी किए थे, और गुप्त शासकों ने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए थे। तो ये कंफ्यूजिंग थोड़ा सा रहेगा,
ध्यान देना है दोनों के बीच में कि अगर सबसे पहले पूछा जाता है तब तो कुषाण शासक करोगे, और सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो वहां पर आपको ध्यान देना है, वो हम करेंगे, हाँ, तो गुप्त शासक। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कि गुजरात की सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार यानी मरम्मत किसने करवाई थी। तो ये जो गुजरात में सुदर्शन झील है, इसको रुद्रदामन ने इसका जीर्णोद्वार करवाया था, बारिश में टूट चुकी थी। शक शासक रुद्रदामन, इन्होंने दूसरी शताब्दी ईस्वी में सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार उसने इसका खर्चा अपनी जेब से दिया था। 12वां प्रश्न है, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो जो अभिलेखों का अध्ययन है उसे उसे पुरालेख शास्त्र ना, एपिग्राफी कहते हैं। कठोर सतहों जैसे पत्थर या धातु पर खुदे हुए लेखों को वैज्ञानिक अध्ययन को पुरालेख शास्त्र या इसे इंग्लिश में एपिग्राफी कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं, इस बात का ध्यान रखना। सिक्कों का जो अध्ययन होता है वो मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मौर्य वंश का अंत कब हुआ था। तो सही आंसर रहेगा 185 ईसा पूर्व में। 185 लगभग 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी थी और शुंग वंश की स्थापना की थी। इसमें मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया था। 14वां प्रश्न है कि प्राचीन भारत में श्रेणी क्या थी। तो ध्यान देना कि श्रेणी जो है वो व्यापारियों और शिल्पकारों का एक संघ हुआ करता था। श्रेणी यानी गिल्ड्स उत्पादकों और व्यापारियों का एक संगठन था। ये श्रेणियां कच्चे माल की खरीद, उत्पादन और बिक्री को नियंत्रित करती थी और बैंकों की तरह काम करती थी। ये श्रेणी कहलाती थी। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट कि हर्षचरित नामक जीवनी किस भाषा में लिखी गई। आपको याद होगा बाण भट्ट द्वारा रचित हर्षचरित जो है ये संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। हर्षचरित की रचना बाण भट्ट ने संस्कृत भाषा में की थी। इसमें वे कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के राजकवि थे। नेक्स्ट पिक्चर भी देख पा रहे हैं आप, ये लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के प्राचीन तमिल संगम ग्रंथों में वेल्लालर किसे कहा जाता था। तो वेल्लालर जो बड़े जमींदार या किसान जो होते थे उन्हें कहा गया है। तमिल संगम साहित्य में बड़े जमींदारों को वेल्लालर कहा जाता था। हल चलाने वालों को उलवर और दासों को अड़ी नहीं कहा जाता था। ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो विशेष रूप से इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी। बच्चों ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया। वैसे तो हमने जितने भी प्रश्न लिए हैं 20 प्रश्न, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में अगर कोई प्रश्न इस टॉपिक से बनेगा तो वो इसी टॉपिक से आने वाला है, इसीलिए ध्यान देना आपको। तो इसका सही आंसर रहेगा चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, ये इसकी पुत्री थी। प्रभावती गुप्त गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। इन्होंने भूमि दान किया था, जो उस समय महिलाओं के संपत्ति अधिकार का एक दुर्लभ उदाहरण मिलता है। नेक्स्ट हमारा 18वां प्रश्न है कि अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था। तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ए, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग युद्ध लड़ा था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 साल बाद लगभग 261 बीसीई में कलिंग पर आक्रमण किया था और इस युद्ध के बाद उन्होंने हिंसा त्याग दी थी और उसके बाद बौद्ध धर्म भी उन्होंने अपना लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है गृहपति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो सही आंसर है बच्चों ऑप्शन सी, घर के मुखिया या छोटे किसान को गृहपति के नाम से जाना जाता है। गृहपति यानी गृहपति यानी घर का मुखिया होता था, जिसका घर के सदस्यों, दासों और संपत्ति, चाहे वो जमीन हो, जानवर हो, उस पर नियंत्रण होता था। यह पाली भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है हमारा 20वां, मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी। तो मगध की आरंभिक राजधानी राजगृह या राजगीर जो थी, और मगध की पहली राजधानी राजगृह या राजाओं का घर राजगृह का अर्थ होता थी। बाद में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसे पाटलिपुत्र पटना स्थानांतरित कर दिया गया था। ये आप चित्र देख पा रहे हैं। तो ये थे हमारे 20 प्रश्न जो हमने सेकंड चैप्टर से किए हैं और मैं आशा करता हूं कि निश्चित रूप से ये प्रश्न आपके अध्ययन में बहुत सहायक होंगे। और इसी प्रकार से अगर आप नेक्स्ट चैप्टर भी चाहते हैं तो आप मुझे इस कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट चैप्टर लिख दीजिए या चैप्टर 3 लिख दीजिए, तो मैं आपको 3rd चैप्टर के भी इसी प्रकार के मोस्ट इंपोर्टेंट 20 प्रश्न करवा दूंगा। और इसकी पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।